हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आने वाले समय में पृथ्वी का दिन की अवधि अर्थात जिसे हम 24 घंटे का एक दिन माना करते हैं, यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ने वाला है, यानी कि हमारा दिन 24 घंटे से अधिक का होगा, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। लेकिन यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूं कि इसका मुख्य कारण तापमान के बढ़ने से ध्रुवों का पिघलना है और इसके कारण हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर धीमी घूम रही है। तो आपका आश्चर्य नो डाउट काफी बढ़ने वाला है। आइए चर्चा करते हैं इस न्यूज पर जो ये कहती है भाई कि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के ध्रुव पिघलेंगे, अर्थात हमारे पोलर एरियाज मेल्ट होंगे और इससे हमारी पृथ्वी धीमी पड़ने लगेगी, हमारी पृथ्वी का घूर्णन धीमा पड़ने लगेगा। इसके बारे में जानकारी दी हमारे शोधकर्ताओं ने, जिसे एक जर्नल में पब्लिश करा गया। ध्यान से देखिए इस पीछे दी हुई इमेज को। यह इमेज बेसिकली दर्शाती है कि ध्रुवों में बड़े नंबर पे ह्यूज अमाउंट में जो आइस है ये मेल्ट हो रही है और ये मेल्ट होती हुई आइस का पानी अंततः हमारे सागरों की ओर जा रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान बढ़ता है, ध्रुवों की बर्फ पिघलती है और वो पानी महासागरों में जाता है, लेकिन इन महासागरों के स्तर में परिवर्तन से कैसे हमारी पृथ्वी का घूर्णन धीमा पड़ेगा, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आइए इसे थोड़ा क्लियर करते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि यह ट्रिगरिंग होती कैसे है। पीछे दी हुई इस इमेज से आप समझ पाएंगे कि अर्थ अपने डायरेक्शन पे वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब इस घूर्णन के बारे में ज्यूरिक में जो रिसर्च करी गई उसमें दावा करा गया कि भाई जलवायु परिवर्तन से जो पृथ्वी का घूर्णन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके अक्ष पर प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर बताया गया ज्यूरिक में कि ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से जो पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आता है, ध्यान से समझिएगा कि जिस समय इन एरिया से आइस मेल्ट होती है, मेल्ट होने के पश्चात ये पानी जो है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होता है और ये जो प्रवाह है, ये जो फ्लो है, अंततः भूमध्य सागर से पुनः ध्रुवों की ओर जो है वो जाता है, अर्थात एक सर्कुलेशन होता है। ये सर्कुलेशन के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, जिसे हम महासागरीय जलधाराएं कहते हैं, जहां पर महासागरीय जलधाराएं ध्रुवों से चलकर जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर और फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से पुनः ध्रुवों की ओर जाती है। ये वर्टेक्स के फॉर्म में, ये एक फ्लो के फॉर्म में पूरी पृथ्वी पर होता रहता है। महासागरीय जलधाराओं में आपने कई फेमस जलधाराओं के नाम भी सुने होंगे भाई। कुछ को जो है वो ऑस्ट्रेलियन करंट कहा जाता है, कुछ को हम्बोल्ट करंट कहा जाता है, कुछ एक धाराओं को जो है बेंगुएला जलधारा के नाम से जाना जाता है। ये सारी जलधाराएं उपस्थित हैं, लेकिन अब समय के साथ आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ध्रुवों से आने वाली जो धाराएं हैं ये हो रही हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत, और वहीं जो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने वाली जलधाराएं, जिसे हम गर्म जलधाराएं कहते हैं, ये समय के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाएंगी, अर्थात पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा हमारे ध्रुवीय क्षेत्रों से, पोलर एरिया से हमारे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर। अब आप यहां ध्यान से समझिए, जब ये फ्लो हमारे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर ज्यादा होगा तो बेसिकली रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसके कारण पृथ्वी में जो द्रव्यमान का वितरण है, अर्थात मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, यह डिस्टर्ब होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चीज अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है तो उसके रोटेशन की स्पीड पर उस बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा खासा प्रभाव होता है। आई थिंक आप परिचित हैं, आप जानते हैं इस बात को कि पृथ्वी के लगभग 75% से अधिक भाग पर महासागरों का विस्तार है और यह विस्तार पृथ्वी की सतह पर और इवन इसके घूर्णन पर प्रभाव डालता है। अब जब घूर्णन पर प्रभाव मास का पड़ता है और मास का ये डिस्ट्रीब्यूशन ध्रुवों से बेसिकली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर हो रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में भार के बढ़ने से, वेट के बढ़ने से जो द्रव्यमान का बैलेंस है, जो मास का बैलेंस है, ये बेसिकली डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो डिस्टर्बेंस है, आप सोच कर देखिए कि इस डिस्टर्बेंस के कारण जो हमारे दिन हैं उनकी लंबाई कुछ बढ़ने लगेगी। कारण
पृथ्वी अपने अक्ष पर धीमी पड़ने लगेगी। इसे समझाने के लिए बेसिकली जो नेचर साइंसेस हैं, इन्होंने बहुत ही डिटेल में एक एनालिसिस करा जिसमें बताया गया कि कोई भी चीज जो रोटेट करती है, उस रोटेट करने वाली वस्तु के साइज में या उसके वेट में अगर कोई चेंज होता है तो ये चेंजेस डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उसके मोशन को। अगर मैं कहूं वेट कम होने लगता है तब स्पीड बढ़ने लगती है, यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी कारणवश पृथ्वी के महासागरों का पानी कम होने लगे तो पृथ्वी में जो दिन की लंबाई है वो कम होने लगेगी। रीजन इसके अर्थ तेजी से रोटेट करने लगेगी। और वहीं इसका उल्टा प्रभाव, यदि जो मास है वो सेंट्रल के एरिया में अर्थात इस क्षेत्र में ज्यादा आने लगे तो मास का ये डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ की स्पीड को जो है वो बढ़ा देगा, और इसमें बढ़ोतरी होने से, इसमें जो है वो स्पीड आने से हमारा रोटेशन तेज होगा, दिन की लंबाई कम होने लगेगी, पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूमने लगेगी। और ये जो घूर्णन है, ये जो चेंजेस हैं, ये माइन्यूट लेवल पर होने वाले हैं, परंतु ये माइन्यूट चेंजेस मास लेवल पर इफेक्ट डालते हैं। याद रखिए कि इस प्रकार के चेंजेस कहीं ना कहीं हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर डे टू डे की लाइफ तक हमें देखने को मिलते हैं। बिकॉज नो डाउट के सोलर डे चेंज होता है, पर बायोलॉजिकल क्लॉक पर माइनर चेंजेस भी हेल्थ पर बिग इश्यूज क्रिएट करते हैं। नो डाउट कि दिस इज अ बिग इवेंट, और ये इवेंट आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो चर्चा का विषय रहेगा, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें चर्चा की जाती है अक्सर महासागरीय जलधाराओं की, जिसे हम ओशन वाटर करंट कहते हैं, इन करंट में भी आने वाले समय में चेंजेस होने वाले हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने ये न्यूज़ जरूर पढ़ी होगी कि भाई समय के साथ जो जेट स्ट्रीम जलधारा है, जो बेसिकली भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से चलती है, इस समय के साथ काफी ज्यादा वीक हो रही है, और इसका वीक होना खासा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। रीजन ये इस क्षेत्र के पानी को, गर्म पानी को बेसिकली यूरोप की ओर और उत्तरी अमेरिका में कनाडा की ओर लेकर जाती है, यहां की कृषि के लिए, यहां के हॉर्टिकल्चर के लिए। आई थिंक आपको पता होगा यूरोप काफी ज्यादा फेमस है अपने हॉर्टिकल्चर के लिए। इस उद्योगों पर खासा नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। वेस्टर्न यूरोप में जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिखता है, इस क्लाइमेट पर भी इसका खासा प्रभाव होता है, जो डिस्टर्ब होने की संभावना है। अब सोचिए, जो वर्ल्ड की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने वाले बिग नेशंस हैं, उनमें कितना मैसिव इंपैक्ट आने वाला है। सोचकर काफी ज्यादा जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड टेम्परेचर इंक्रीज, ये किस हद तक, किस लेवल तक अर्थ में होने वाली एक्टिविटीज को अब इंपैक्ट कर रहा है। नो डाउट ये आने वाले समय में एक बड़ा चर्चा का विषय होगा। मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन ना केवल इंफॉर्मेटिव रही होगी, अपितु आपके लिए प्रोडक्टिव और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन खासा इंपॉर्टेंट रही है। अब देखिए, अगर आप इसी प्रकार से यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी जर्नी फुल फ्लेज मैनर में, एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में, इंस्टीट्यूशनल मैनर में कंप्लीट हो, और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ना केवल सक्सेसफुल और लास्ट अटेम्प्ट हो, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस आर अवेलेबल, और ये बैचेस प्रतिज्ञा फॉर्म में है, अर्थात इन बैचेस का नाम है प्रतिज्ञा बैचेस। मेक श्योर कि इन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए एक विशेष सुविधा होगी कि ये टेक्निकली अगर मैं कहूं तो फ्री बैचेस होने वाले हैं। वाई? बिकॉज अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं तो जो कॉस्ट देकर, अर्थात 27,999 की कॉस्ट आप जो पे करेंगे, ये कॉस्ट 100% रिटर्न होगी अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो। यानी कि जिस समय आप यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, आपकी सारी फी आपको रिफंड कर दी जाएगी। यहां ध्यान दीजिए कि आपका प्री क्वालिफाई हो और श्योरिटी के साथ हो, इसके लिए आपको इन बैचेस में विशेष सुविधा दी जाएगी SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स की। अर्थात इन बैचेस को एनरोल करने पर आप सक्सेस इन प्रीलिम्स के फायदा उठाएंगे, वो कोर्सेस जो आपको स्पेशली डिजाइन करे जाएंगे प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स को ध्यान में रखकर। यानी कि पूरा सिलेबस ना केवल कवर कराया जाएगा, बल्कि अलग से उन टॉपिक्स को भी कवर कराया जाएगा जो प्री में खासा पूछे जाते हैं। अर्थात आपकी जर्नी और भी ज्यादा क्लियर होगी और आपके प्री क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, अर्थात आपको आवासीय सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई होता है, एक तो पहली चीज आपकी फी रिफंड कर दी जाएगी, सेकेंडली आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा स्टडी IQ के द्वारा। अपने खर्चे पर आपका रहना से लेकर खाने तक की और पढ़ाई तक की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जाएंगी, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मैं क्लियर कर दूं, ये सारी सुविधाएं ओनली जब आप यूज करते हैं AK लाइफ कोड का और इन बैचेस का पार्ट बनते हैं। तो मेक श्योर कि आप कोड यूज करें AK लाइफ स्टडी IQ के किसी भी प्रीमियम बैचेस को एनरोल करने से पहले, ताकि ना केवल आपको मिनिमम कॉस्ट मिले, सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड हो सकें। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो डियर, एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में, अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में अलग से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 तारीख से, अर्थात इस माह की 20th डेट के साथ ही नया बैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और आप मानकर चलिए कि समय के साथ आप लेट हो रहे हैं। अर्थात इन बैचेस में एनरोल कर आप अपने जर्नी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी इज अ ऑप्शनल, जो ना केवल आपको एक ऑप्शनल की तरह असिस्ट करता है, बल्कि ये ऑप्शनल आपको आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। और इवन आपको शायद पता होगा कि 30 से 35 प्रश्न जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, जो खासा टफ होते हैं अदर एस्पिरेंट्स के लिए, दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होंगे। और रीजन ये है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होने वाला है ज्योग्राफी। तो मैं मानकर चलता हूं जो सीरियस IAS एस्पिरेंट्स हैं वे इन बैचेस में जरूर एनरोल करेंगे, बिकॉज दे नोज कि क्वालिटी डज मैटर, यानी कि आपके लिए गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बैचेस अवेलेबल हैं, और ये बैचेस निश्चित, अर्थात यहां आप डेट देख पाएंगे 20 जुलाई, और यहां पर आप देख पाएंगे 18 जुलाई, यानी कि आज की तारीख से कल की तारीख तक आपके पास समय है। इन बैचेस का पार्ट बने, इस सुविधाओं का फायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।